नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि यूरोप ने एक बार फिर से कोशिश की है, यूरोप की तरफ से एक बार फिर से अटैक हुआ है इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ट्रेड को नुकसान पहुंचाने की। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ये जो चीज़ है ये चर्चा में बनी हुई है। हुआ क्या है कि यूरोप का, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यूरोप वाले लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो लगा रहे हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री से कोई प्रोडक्ट जो है वो यूरोप में आता है और अगर वो प्रोडक्ट बनाने में कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा होता है तो उसके अनुसार हम लोग उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएंगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नया लॉ लेके आए हैं, एक डिफॉरेस्टेशन लॉ यूरोप में लाया गया है। अप्रैल 2023 में ही ये जो लॉ है ये यूरोप में जो पार्लियामेंट है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। अभी जो मेंबर कंट्रीज है उनके यहाँ रेटिफाई करना, जो बाकी भी इनका प्रोसीजर है उस जगह पे इसको रेटिफाई करना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या आ गया ये मैं पूरा आप लोग को आगे बताऊंगा इस वीडियो में। हालांकि इसमें भी कहा वही गया है, जो डिफॉरेस्टेशन है, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के कंधे पे बंदूक रख के एक तरीके से आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इंडिया के या फिर बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ट्रेड को निशाना किया जा रहा है, उनके इकोनॉमी को चोट पहुंचाई जा रही है। क्योंकि दुनिया जानती है, इवन की वेस्टर्न कंट्रीज भी जानती हैं कि जो पहले का टाइम था जब वो लोग पावर में थी, वो लोग जो डिक्टेट करती थी वो बाकी कंट्रीज करती थी, वो टाइम अब गया। ईस्ट का धीरे धीरे राइज हो रहा है, इंडिया चाइना जैसी कंट्री का धीरे धीरे राइज हो रहा है। अब इन लोग के पास पावर शिफ्ट हो रही है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा हम लोग देखेंगे डिफॉरेस्टेशन लॉ के बारे में, इंडिया इस पे क्या कर रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन लॉ है क्या, इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। यूरोप ने ये कहा है, आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट जो यूरोप की मार्केट में एंटर करता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए अगर डिफॉरेस्टेशन किया गया हो 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर 2020 के बाद, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग प्रोहिबिट कर देंगे, उस प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में एंटर नहीं करने देंगे। यानी कि आप लोग समझ लो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ा हो 2020 दिसंबर के बाद से और उस पेड़ को काट के ये प्रोडक्ट बनाया गया हो तो उस प्रोडक्ट को यूरोप नहीं खरीदेगा, इसको प्रोहिबिट कर देगा अपनी मार्केट के लिए। इनका कहना है कि हम लोग अपना जो कार्बन का एमिशन है, हम लोग अपना जो डिफॉरेस्टेशन का शेयर है उसको कम करना चाहते हैं, इसीलिए पहले कार्बन बॉर्डर टैक्स और अब ये जो लॉ है इसको इन लोगों ने बनाया है। जो भी प्रोडक्ट यूरोप की मार्केट में एंटर करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस सर्टिफिकेट में ये पूरा शो करेगा, ये पूरी गारंटी उस सर्टिफिकेट में दिया गया होगा कि जो भी ये प्रोडक्ट है इसके लिए किसी भी तरीके का डिफॉरेस्टेशन नहीं किया गया इस टाइम के बाद। और अगर ऐसा क्लेम बाद में पता चल जाता है कि ये गलत है, ये झूठा क्लेम है, वाकई में इसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया है, तो इस पे पेनल्टी भी लगाएगा यूरोप। इन लोग ने रिस्क के हिसाब से जो भी कंट्री है उनको बांट दिया है, यानी कि 3 ग्रुप बनाया है। जहाँ पर हाई रिस्क है, जहाँ पर पेड़ जो है डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से किया जा रहा है, उसको हाई रिस्क कंट्री में रखा गया। उसके बाद लो रिस्क, उसके बाद मॉडरेट रिस्क। इसके हिसाब से, रिस्क के हिसाब से चेकिंग होगी इन कंट्रीज के प्रोडक्ट में। जो हाई रिस्क एरिया में जो कंट्रीज है उनके प्रोडक्ट्स की ज्यादा चेकिंग होगी, जो मॉडरेट रिस्क में है उनकी थोड़ा कम, और उसके बाद लो रिस्क वाली कंट्री की और भी कम चेकिंग होगी। ये रूल्स कॉफी, कोकोआ, सो, टिम्बर, पाल्म ऑयल, कैटल और भी इस तरह के प्रिंटिंग पेपर जैसे हो गया, रबर हो गया, इस तरह के और भी प्रोडक्ट जो है उन पे ये लागू होगा। साथ ही साथ इनके द्वारा जो डेराइव्ड अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस पे भी ये रूल जो है ये लागू होगा। तो देख सकते हैं आप लोग काफी ज्यादा कंट्रीज को इसकी वजह से नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। 2020 का ये डाटा ऐसा बताया जाता है कि 2020 में जो यूरोप का इम्पोर्ट है उसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे ऊपर आप लोग को मिलेगा चाइना, फिर है यूएसए, फिर है यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया। इंडिया आप लोग को 2020 के टाइम पे और आज भी आप लोग को अगर देखो तो 10वें नंबर पे मिलेगा। टॉप 10 एक्सपोर्टर है इंडिया यूरोप का। 2022-23 का जो साल है, इस साल इंडिया ने अराउंड 73 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है यूरोप को, और ये जो एक्सपोर्ट है ये अराउंड 11% से ग्रो कर भी रहा है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इंडिया को टोटल 1.3 बिलियन का नुकसान होने वाला है इसकी वजह से। 1.3 बिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ट्रेड में हर साल इंडिया को इस लॉ की वजह से, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है, आप लोग समझ सकते हो। इस चीज को यूरोप की हिपोक्रेसी भी कहा जा रहा है। दरअसल होता क्या है ना, आप लोग देखो कि यूरोप में जो इस समय प्राइमरी फॉरेस्ट है वो सिर्फ है 0.7% से भी कम। वही अगर आप लोग वर्ल्ड का अगर एवरेज देखो तो बाकी कंट्री में एवरेजली अगर देखो तो 33% प्राइमरी फॉरेस्ट है। प्राइमरी फॉरेस्ट होता क्या है, दरअसल क्या होता है कि जो मान लो एक बैरन लैंड है उस पर धीरे धीरे क्या होगा कि वेजिटेशन ग्रो करने लगेगी अपने आप, कुछ नहीं भी उसमें किया जाता है, कोई उस एरिया में नहीं भी जाता है, तो अगर उसको सफिशिएंट जो रिक्वायरमेंट्स है
जो सनलाइट या फिर पानी अगर मिलता रहता है तो धीरे धीरे वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करने लगेगी और ये ग्रो करते करते एक फॉरेस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके की फॉरेस्ट जो होती है जिसमें अभी तक ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने आप वो ग्रो किया, उसे हम लोग प्राइमरी फॉरेस्ट कहते हैं। एक बार ह्यूमन इसमें इंटरफेयर करता है, यहाँ की लकड़ी वगैरह या फिर बाकी भी जो रिसोर्सेज होता है वो काट के ले जाता है, फिर थोड़े टाइम तक इसको छोड़ देता है, दोबारा ये फॉरेस्ट बन जाता है, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉरेस्ट। प्राइमरी फॉरेस्ट जो होता है इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट के ऊपर, जैसे इसमें कार्बन का सिंक ज़्यादा होता है, इसकी जो ट्रीज होते हैं काफ़ी बड़े ट्रीज होते हैं, घने ट्रीज होते हैं, इस तरह के और भी फायदे क्लाइमेट को और बाकी चीज़ों को भी इससे मिलता है। इसीलिए ये जो प्राइमरी फॉरेस्ट है इसी के बेसिस पे ज़्यादातर बात किया जाता है। यूरोप में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इस समय 0.7% से भी कम है। आज के टाइम की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये जो प्राइमरी फॉरेस्ट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। कंट्री को इसको क्लियर करके काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है वो कल्टीवेशन के अंदर लाना पड़ रहा है ताकि ये जो पॉपुलेशन है इसको वो लोग फीड कर सके। और ये काम जो लैंड है इसको काटने वाला काम, फॉरेस्ट जो है इसको क्लियर करने वाला काम ये लोग यूरोप वाले लोग पहले ही कर चुके हैं। पहले ही ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो कल्टीवेशन के अंदर ला चुके हैं। इसीलिए अब ये जो नए नए कानून है जैसा कि हम लोग ने देखा ये बना रहे हैं ताकि बाकी कंट्रीज जो है वो इस तरीके की चीज़ें ना कर सके। और मेन टारगेट ऐसा बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूरोप की जो कंट्रीज है वो चाहती हैं कि कम से कम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका वो लोग बाहर से एक्सपोर्ट ना करें। बाहर से जो एक्सपोर्ट आता है उसको ये लोग रोके, डायरेक्ट ये रोक सकते नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्टली इस तरीके के जो चीजें हैं, इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका, इन लोग को पता चल गया है कि जो पावर का बैलेंस है वो शिफ्ट हो रहा है ईस्टर्न कंट्रीज की ओर। उनकी अब इकोनॉमी राइज कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज के फिर से नीचे जा रही है। तो इस चीज को रोकने के लिए, उनका जो इकोनॉमी है उस पर अटैक करने के लिए, ताकि वो उतनी तेजी से राइज ना करे, ये सब हथकंडे यूरोप अपना रहा है। ये लोग उनके जो एक्सपोर्ट है वो नहीं अपनाएंगे तो ये जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाती थी ये कंट्रीज, उस पर इसका असर पड़ेगा। जैसे जैसे ईस्टर्न कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरीके की जो चीजें हैं देखिएगा आगे आप लोग और ये पढ़ेंगी। अगर आप लोग हिस्ट्री के बारे में जानते होगे तो आप लोग को पता होगा एक टाइम था जब इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था, तब ये लोग ने किया क्या, इंडिया से जो प्रोडक्ट जाता था ब्रिटेन में या बाकी जगह पे भी, उन पे बहुत ही हैवी ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। और वही जब ब्रिटेन का प्रोडक्ट यहाँ पर आता था इंडिया में तो इसको फ्री ऑफ ड्यूटी जो है वो इंडिया में सप्लाई होता था। तो इस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया है इन लोगों ने पहले भी कंट्री को, सिर्फ इंडिया ही को नहीं बाकी भी कंट्रीज को, और उसी के दम पे अपनी जो सिटीज हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया है। और आज भी अब यही करने का इनका प्लान है। इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे अलग अलग बहाने से बढ़ाती जा रही है ताकि इन कंट्रीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो और इकोनॉमी में ये लोग इनको पीछे ना कर पाए। लेकिन ये जो चीज है ये कहना बहुत ही ज्यादा सही होगा कि अब कंट्रीज को, अब ईस्टर्न कंट्रीज को कोई रोक नहीं सकता। और ये जो इनका हथकंडा, इकोनॉमी को अपनी पावर बना के, इकोनॉमी को अपना हथियार बना के इस्तेमाल करने का जो इनका तरीका है, जो इनका वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये कहीं ऐसा ही ना हो कि इन्हीं के ऊपर नुकसान कर जाए। पहले भी हम लोग ने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ कि इन लोग ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, इन्हीं के अंदर एनर्जी क्राइसिस, फ्रूट क्राइसिस, बाकी तरह की क्राइसिस जो है वो खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज को इन लोग को समझना चाहिए। ठीक है अभी इकोनॉमी में थोड़ा ये आगे है, 1 स्टेप आगे है, लेकिन इसको अगर वेपनाइज करना शुरू कर देंगी अगर ये कंट्रीज, तो इन्हीं का नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग ने न्यूज सुनी होगी तो यूएसए भी पिछले ही साल एक लॉ लेके आया है जिसका नाम रखा है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एक्ट। इसमें यूएसए ने कहा है कि हम लोग $300 बिलियन खर्चा करेंगे अपनी इकोनॉमी में। कैसे ये लोग खर्चा करेंगे, ये लोग का कहना है कि जो क्लीन एनर्जी है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, कोई बिजनेस या फिर कोई इंडिविजुअल, जैसे कि किसी पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लिया, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कोई करता है, इस तरीके की चीजें कोई करता है, तो उसमें टैक्स में ये लोग छूट देंगे। लेकिन ये टैक्स में छूट तभी दिया जाएगा जब ये प्रोडक्ट या तो मेड इन यूएसए हो या फिर आसपास की 1-2 कंट्रीज का इन लोगों ने नाम बताया है उनके कंट्रीज में बनाया गया हो। तो यहाँ देखो आप लोग, अगर आप लोग को याद हो तो सोलर पैनल को लेके एक केस हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें यूएसए WTO चला गया था। दरअसल हुआ क्या था कि इंडिया ने यही चीज कहा था कि इंडिया में जो भी पर्सन सोलर पैनल लगवाना चाहता है, सोलर सेल लगाना चाहता है, और अगर वो सोलर सेल लगाता है तो उसको हम लोग छूट देंगे, लेकिन वो छूट, वो सब्सिडी उसे तभी दिया जाएगा जब ये सोलर पैनल वो खरीदेगा जो कि इंडियन मेड हो। तो इसी चीज को लेके यूएसए जो है वो WTO पहुंच गया था और अब वही काम ये जो है यूएसए कर रहा है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये आप लोग एक तरीके से इसको क्या कहोगे, बदतमीजी ही कहा जाएगा इसको। इस तरीके की चीजें कि जब तक तुम पे तुम्हारा नुकसान हो रहा है तब तक रूल इज रूल, और जब ये हम लोग का नुकसान होने लगेगा
तब हम लोग कोई भी रूल नहीं मानेंगे। इस तरीके का जो एटीट्यूड है वेस्टर्न कंट्रीज का, ये पहले भी चलता आ रहा है, आज भी बना हुआ है। इसके अलावा एक दो कारण और है जो इस स्टेप लेने पे वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूर कर रहे हैं। एक तो जैसा कि हम लोग ने देखा, जो इकोनॉमी का फैक्टर है वो शिफ्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए। दूसरा, ये लोग एक बार भुगत भी चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थी रशिया पे अपनी एनर्जी के लिए। ऐसे बाकी चीजों के लिए भी अगर आप लोग देखो तो चाइना हो गया या बाकी कंट्रीज होगी, उन पे ये लोग थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। चाइना की पे तो हम लोग जानते हैं बहुत सी चीज़ों में, चाहे वो लिथियम के सेल्स हो गए या फिर सेमीकंडक्टर हो गए, इन सब चीज़ों के लिए चाइना और ताइवान पे बहुत सी कंट्रीज डिपेंडेंट है। इसीलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए अपनी जो डिपेंडेंस है वो ना क्रिएट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये भी कह सकते हो आप लोग कि जिन कंट्रीज ने रशिया की हेल्प की एक तरीके से, उनको पनिशिंग करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए इस तरीके की चीजें किया जा रहा है। जो कंट्रीज इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे उसमें बताया जा रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके, और फिर उसके बाद है पेरू, ग्वाटेमाला, कोटे दी आइवरी, इंडिया, और उसके बाद वियतनाम। इन सब कंट्रीज पे बताया जा रहा है कि ज़्यादा असर पड़ेगा। और इंडिया का अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो कार्बन का जो बॉर्डर टैक्स मैकेनिज्म है उसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर सकता है वो तो मैंने उस वीडियो में बताया था। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और ये जो है इसके अगेंस्ट में भी इंडिया को चाहिए कि WTO का जो दरवाजा है और बाकी भी मल्टीलैटरल फोरम जो है उनका दरवाजा जो है वो खटखटाए, क्योंकि इस तरीके की जो चीज है ना ये नेशनल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में है। ये यूरोप के जो लॉ है कि हम लोग अपनी कंपनीज को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और बाकी दूसरे कंट्री की जो कंपनीज है उनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ये अगेंस्ट WTO रूल्स है। तो इसलिए इसको वहां पर ये मुद्दा उठाना चाहिए और साथ ही साथ बाकी भी जो कंट्रीज इससे इम्पैक्टेड है उनके साथ मिलकर इस चीज को लेके एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि ट्रेड के जितने भी इश्यूज है इसमें क्लाइमेट वाला या फिर बाकी इस तरीके का इशू अगर आप लोग घुसाओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और अगर ये लोग नहीं मानती हैं तो रिटेलिएटरी मेजर्स जो है वो इन कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया ले सकता है कि आप हम पे टैक्स लगाओगे तो हम भी आप पे टैक्स लगाएंगे, और किसी और चीज का नाम देके। जैसे इंडिया कह सकता है कि पास्ट में जिसने ज्यादा एमिशन किया है कार्बन का, जिसने ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है, उस पर टैक्स लगना चाहिए और ये टैक्स फिर ये उनके प्रोडक्ट पे लगा दे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है वो कर सकता है इंडिया, लेकिन पहले ज़रूरत है इन कंट्रीज़ के साथ बात करें कि ये जो आप लोग कर रहे हो ये गलत है, या फिर WTO का जो इस तरीके का मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये इसको पहले चेक कर ले कि वहाँ पर इसको रोका जाता है कि नहीं। तो ये है पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।